मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड। जैसा कि आप जानते हैं, विषय भूगोल के अंतर्गत हम जो है चैप्टर नंबर आज इस वीडियो में तीसरा बताएंगे और चैप्टर का नाम है आंतरिक कारक, यानी कि धरातल के रूप बदलने वाले कारकों की हम बात करेंगे। धरातल के रूप बदलने वाले हम कारकों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दें, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, तो कहीं पठार हैं, तो कहीं जो है वो आपके पर्वत हैं और कहीं पर जो है वो कंदराएं हैं, कहीं घनसन घाटियां हैं, कहीं पर समतल मैदान हैं। यानी कि आपने देखा कि पृथ्वी का धरातल समस्त जगह सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, तो कहीं उपजाऊ है तो कहीं अनुपजाऊ है, कहीं जो है वो नदियां बह रही हैं तो कहीं जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यदि आप इन सारी बातों पर ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि जो है पृथ्वी का धरातल समस्त जगह एक जैसा नहीं है। परंतु अब यहाँ पर हमें ये सोचना आवश्यक है कि ये जो पृथ्वी का धरातल है, क्या ये अब ये ऐसा है या पहले से ही ऐसा है? इसमें किस प्रकार ये कौन से चेंजिंग आए थे जिसकी वजह से धरातल इस तरीके का है, या इसमें परिवर्तन होता रहता है, या धरातल अब जैसा है वैसा रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरातल में परिवर्तन होता रहता है। इसमें जो है वो आंतरिक परिवर्तन भी होता रहता है और बाह्य परिवर्तन भी होता रहता है। तो इसी के अंतर्गत हम धरातल के रूप बदलने वाले हम कारकों का अध्ययन करेंगे और उसमें जो है हम मुख्य रूप से जो कारकों का अध्ययन करेंगे तो उन कारकों को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो वे होंगे आपके दीर्घकालिक कारक और आकस्मिक कारक। यानी कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो दीर्घकाल में उनमें परिवर्तन होता है धीरे धीरे, और कुछ कारक जो है वो आकस्मिक होते हैं जो अचानक जो है वो एकदम से जो है वो पृथ्वी के धरातल का जो रूप है वो बदल देते हैं। ठीक है नहीं? तो चलिएगा, आइए हम चैप्टर के माध्यम से इस विषय पर गहन अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी का धरातल, जैसा कि मैंने बताया, समस्त जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पर्वत और कहीं पठार है तो कहीं मैदान है। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक होते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं या आकस्मिक होते हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन कैसे होता है, क्या आपने कभी सोचा है? इनमें परिवर्तन कैसे होता है, इस विषय पर हमें सोचना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए सोचते हैं कि इनमें परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के धरातल पर चेंज होने की। तो पृथ्वी के धरातल यानी कि आप ऐसा मान के चलिए कि स्थल मंडल की हम बात कर रहे हैं कि स्थल मंडल में चेंज कैसे होता है। तो पहले हमें ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि स्थल मंडल है क्या। ये स्थल मंडल कौन सा पृथ्वी का कौन सा वाला हिस्सा है स्थल मंडल? तो यानी कि भूपर्वती और मेंटल का ऊपरी भाग। भूपर्वती और मेंटल का ऊपरी भाग, यानी कि कौन सा ऊपरी भाग? 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो दुर्बलता मंडल होता है। तो भूपर्वती और दुर्बलता मंडल, ध्यान दें, भूपर्वती और दुर्बलता मंडल मिलकर, भूपर्वती और दुर्बलता मंडल का कुछ हिस्सा मिलकर जो है वो स्थल मंडल का निर्माण करता है। स्थल मंडल की जो मोटाई होती है वो इसी से आप पता लगा लेंगे कि स्थल मंडल की मोटाई 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच होती है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि जो आपका दुर्बलता मंडल है वह जो है वो 700 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। उसमें से एक हिस्सा जो मैं 400 किलोमीटर का बता रहा हूँ, दुर्बलता मंडल का 400 किलोमीटर तक का हिस्सा, ठीक है नहीं,
दुर्बलता मंडल का 400 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसमें का कुछ भाग जो मैं 200 किलोमीटर तक बता रहा हूं, तो 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का जो भाग है वह स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि स्थल मंडल के अंतर्गत कितनी गहराई तक का भाग आता है, तो लगभग 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की जो गहराई का भाग है वह स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। ये बात अपने अंदर जहन में जो है वो ध्यान में रखकर ही समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसे ज्ञात होता है जो हम, यानी कि क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें चेंज कैसे होते हैं, तो इसको जो है अध्ययन करते हैं। तो स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। स्थल मंडल जो है अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि स्थल मंडल जिन दृढ़ खंडों में विभाजित है, जिन दृढ़ खंडों में विभाजित है उन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। उन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। अब प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपर्पटी शामिल होती है। प्रत्येक प्लेट में जो है वो महाद्वीपीय या महासागरीय दोनों प्रकार की भूपर्पटी शामिल होती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। ये प्लेटें जो है दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ मिलीमीटर होती है। इनकी जो वार्षिक गति है वह कुछ मिलीमीटर होती है। प्रत्येक प्लेट मतलब प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन कहते हैं। प्लेट की इस गति को क्या कहते हैं हम? विवर्तनिक संचलन कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत धीमी गति से तैर रही हैं। जो प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत धीमी गति से तैर रही हैं, जिनके तैरने की जो मैं बता रहा हूं बहुत कम मिलीमीटर में, मतलब बहुत कुछ मिलीमीटर में होती हैं। ये प्लेट की गति को, इसी गति को हम जो है विवर्तनिक संचलन कहते हैं। विवर्तनिक संचलन कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन किस गति के कारण होते हैं? यहाँ पर एक प्रश्न एग्जाम में इस तरीके का आ सकता है, तो एग्जाम में ध्यान देंगे कि पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होते हैं वह किस गति के कारण होते हैं? विवर्तनिक संचलन की गति के कारण होते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होते हैं, ये बात ध्यान रखने की है कि पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होते हैं वो किस कारण होते हैं? विवर्तनिक संचलन के कारण। किसके कारण? विवर्तनिक संचलन के कारण। विवर्तनिक संचलन के कारण होते हैं। के कारण क्या होता है? यानी कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। यानी कि ये मेन बात है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, पृथ्वी की सतह जो बदलती रहती है, जो चेंज होती रहती है, तो वह किसके कारण होती है? विवर्तनिक संचलन के कारण होती है। वह किसके कारण होती है बच्चों? विवर्तनिक संचलन के कारण होती है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जब दो प्लेटें, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। अब आप खुद समझें, ये दो प्लेटें हैं, मान लीजिएगा ये दो प्लेटें हैं और ये एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं, ये दूर जा रही है मान के चलिए। इसमें जो बल है वो इधर की तरफ को लग रहा है, दोनों का बल विपरीत दिशा में लग रहा है। यानी कि ये हाथ इधर जाएगा और ये हाथ इधर जाएगा। मान लीजिएगा ये दोनों प्लेटें हैं, ठीक। तो ये विपरीत दिशा में जब बल लगेगा, यानी कि दोनों प्लेटें जो है जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी, तो ये बताइएगा यहाँ जो है गैप हो जाएगा, यहाँ गैप हो जाएगा,
इस तरह से जो है एक इसका मतलब ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही? ध्यान देंगे, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। धरातल पर कैसी दरारें बन जाएंगी? चौड़ी दरारें। ये जब दोनों प्लेटें ऐसे जा रही खिसक रही हैं दोनों विपरीत दिशा में, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, तो बीच में जो स्थान बचा तो इससे जो है वो दरार बन जाती है। इसके कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वतों का जो निर्माण होता है प्लेटों के विपरीत दिशा में खिसकने के कारण होता है। तो प्लेटों के विपरीत दिशा में खिसकने के कारण, प्लेटों के विपरीत दिशा में खिसकने के कारण किस घाटी का निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो ये प्लेटें विपरीत दिशा में किसके कारण खिसक रही हैं? विवर्तनिक संचलन के कारण। तो आप प्रश्न मैं कंप्लीट कर रहा हूं कि विवर्तनिक संचलन के कारण यदि प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती हैं तो किस धरातल पर किस तरीके का परिवर्तन होता है? तो धरातल पर जो परिवर्तन होगा वो भ्रंश घाटी का भ्रंश घाटी बन जाएगी, यानी कि दरार पड़ जाएगी और ये दरार बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण जो है भ्रंश घाटी का निर्माण होगा या भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है, मतलब ये गति तो एक ये हो गई स्थलमंडल पर, ये अगर स्थलमंडल पर इस तरीके की गति होती है, दो प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती हैं तो भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत का निर्माण। परंतु जब यही विवर्तनिक संचलन जो है विपरीत दिशा में यदि समुद्र तलहटी में होता है, समुद्र के नीचे होता है, तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य सागरीय कटकों का निर्माण होता है। मध्य सागरीय कटकों का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक जो है वो इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहां पर दो बातें आई हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि विवर्तनिक संचलन प्लेटों का जो खिसकाव है यदि विपरीत दिशा में स्थलमंडल पर होता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यदि समुद्र की तलहटी पर होता है तो मध्य सागरीय कटकों का निर्माण होता है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, यानी कि दो प्लेटें क्या हैं? एक दूसरे के क्या आती हैं? करीब आती हैं। दो प्लेटें एक दूसरे के क्या आती हैं? करीब आती है। जैसे कोई आप कागज लें, एक कागज अगर आप लें और उस कागज को आप जो है कागज पकड़ करके अगर आप ऐसे पास में लाएंगे तो या तो कागज का एक हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा, इस तरीके की एक आकृति बन जाएगी। मान लीजिएगा या तो ऐसे कागज उठ जाएगा और या कागज जो है वो ऐसे उठ जाएगा, यानी कि या तो कागज का हिस्सा नीचे हो जाएगा और या कागज का ऊपर हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। यानी कि जब जो है विवर्तनिक संचलन के कारण प्लेटें जो है एक दूसरे के पास आती हैं, अर्थात स्थलमंडल पर यदि वो प्रेशर डाल रही हैं तो स्थलमंडल का या तो भाग ऊपर उठ जाएगा और या भाग नीचे धंस जाएगा। यदि विवर्तनिक संचलन यानी प्लेटों का दबाव यदि नीचे की ओर हो गया तो भाग ऐसा बन जाएगा और यदि ऊपर की ओर हो गया तो ऐसा बन जाएगा। यानी कि आप देखिएगा जब दो प्लेटें, यानी कि इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। यानी कि दो प्लेटें विवर्तनिक संचलन के कारण जब दो प्लेटें पास पास आई हैं तो बीच का भाग जो है वो ऊपर उठ गया है और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो बलन पड़ जाते हैं, ऐसे दबाव के कारण बलन पड़ जाते हैं। ये बलन ऊपर की तरफ को भी हो सकता है और ये बलन नीचे की तरफ को भी हो सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ को हुआ है तो पर्वत का निर्माण होता है और हिमालय पर्वत बलन पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं। तो हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। जब प्लेटों की यह गति, अब देखो ध्यान दो, ये तो हमने स्थलमंडल पर दिखाई, प्लेटों की यह गति अगर पास में आने की जो गति है, प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही हैं, अगर ये गति स्थलमंडल पर होती है तो मैंने बताया कि हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया या पर्वतों का निर्माण हो जाता है। परंतु यही
यही प्लेटों की यही गति जो है समुद्र के नीचे अगर हो जाए है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है। महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। तो प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त इसी प्रकार बना है। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में मैरियाना जो गर्त है वो इसी प्रकार बना है। ठीक है। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर घटित होती हैं। तो ठीक है। तो अब हमने ये जाना, अब तक हमने ये जाना कि जो है विवर्तनिक संचलन के कारण, विवर्तनिक संचलन धरातल पर होता है और समुद्र की तलहटी पर होता है। विवर्तनिक संचलन की जो प्लेटों का खिसकाव है वह एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है और एक दूसरे के जो है एक दूसरे की तरफ खिसकाव भी हो सकता है। तो इन दोनों तरीके से जो है धरातल पर परिवर्तन होते हैं। तो ये अभी हमने आपको बताया। ठीक है। आगे चलते हैं। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य बल। यानी कि धरातल में जो परिवर्तन है वो आंतरिक बल के कारण भी होते हैं और बाह्य बल के कारण भी होते हैं। तो आंतरिक बल के कारण क्या परिवर्तन होते हैं और बाह्य बल के कारण क्या परिवर्तन होते हैं, आइए इनको हम सही से जान लेते हैं। ठीक है नी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में जो चर्चा करेंगे वह हम बाह्य बलों पर चर्चा नहीं करेंगे। इस चैप्टर में केवल और केवल हम आंतरिक बल द्वारा धरातल पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसकी ही यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम जो है क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पर जो अध्ययन का विषय है वह है आंतरिक बल। आंतरिक बल। आंतरिक बल। तो चलिएगा, आइए इसके बारे में सही से ध्यान देते हैं। तो ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आइए परिभाषा को भी मैं लिख देता हूं। ठीक है नी। तो ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल कहलाते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान देंगे। तो चलिएगा, तो आंतरिक बल को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। आंतरिक बल को हम कितने भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे? तो आंतरिक बल को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला भाग है आपका दीर्घकालिक बल, दीर्घ